हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। हम सीपीसीटी और आने वाली पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर की क्लासेस चला रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर के पिछले वीडियो देखें और हर वीडियो आपको क्रम से मिलेगा, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। घर बैठे तैयारी करें, आपदा को अवसर में बदलें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। राजशाही सेनाई गार्डन के ऊपर आखिरी हॉल टीकमगढ़, हमारा पता याद रखें। तो इंग्लिश या कंप्यूटर जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं उसकी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी लॉकडाउन के बाद। तब तक आप ऑनलाइन ही पढ़िए। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर को हमने कई प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो मुख्यतः हमने उसे 3 आधार पर बांटा हुआ है। चलिए, तो जानते हैं वो 3 आधार कौन कौन से हैं। आपकी स्क्रीन पर आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर को मुख्यतः 3 आधारों पर बांटा गया है। एक तो आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर और तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर। यही 3 बेस हैं, 3 आधार हैं जिन पर हमने कंप्यूटर को बांटा है। अगर बात करें आकार की तो हमने 5 प्रकार से इसको बांटा है। वो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 5 हमने बांटे हैं आकार के आधार पर। इसी तरह हमने उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से कंप्यूटरों को बांटा है। पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है साथियों, तो आकार के आधार पर 5 प्रकार से बांटा, उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से बांटा। अब आती है बात अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से हमने इसको बांटा हुआ है। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि इसको 3 प्रकार से हमने बांटा है। 3 बेस हमने लिए हैं, 3 आधार लिए हैं और हर आधार में कितने प्रकार से बांटा ये भी हम देख चुके हैं। अब हर प्रकार को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसके पहले सभी लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये ग्राफ के थ्रू आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने कैसे किया है। ये आपके रिवीजन में बहुत काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की। तो साथियों देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर यानी टेबल पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, इन्हें हम कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख प्रोसेस प्रति सेकंड तक होती है। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। पीसीस को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया सकता है और इनके उदाहरण याद जरूर रखेंगे। नाम बहुत आपको ध्यान से याद रखना है। iMac, IBM, PS2, एप्पल मैक आदि हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर है जो लोग हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल
आपके बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के भी कई सारे प्रकार हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। देखते हैं पहला प्रकार माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है आइए जानते हैं। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एक रूप है। इस तथ्य के बावजूद कि पीसीज को छोटा करके आज लैपटॉप और पाम टॉप तक का आकार दे दिया गया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यापारिक संस्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो अधिकतर जगह हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर ही देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का पहला प्रकार हो चुका है डेस्कटॉप कंप्यूटर। दूसरा प्रकार है लैपटॉप। ये हम सभी जानते हैं कि लैपटॉप क्या होता है। कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटरों का आकार इतना छोटा, इतना सूक्ष्म कर दिया है कि उन्हें सफलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी उन्हें खरीदकर उपयोग कर सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जा सकता है। लैपटॉप को कभी कभी हम लोग नोटबुक भी कह देते हैं। ये पोर्टेबल होते हैं, इन्हें हम कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि लैपटॉप क्या होता है, आप सभी ने देखा हुआ है। तो माइक्रो कंप्यूटर का एक रूप हो गया आपका डेस्कटॉप और दूसरा रूप हो गया है लैपटॉप, और लैपटॉप को ही हम नोटबुक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वो है पाम टॉप। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। हैंडहेल्ड मतलब जिसको हाथ में लेकर हम चला सकें उसे हम हैंडहेल्ड बोलते हैं। तो पाम टॉप लैपटॉप से भी हल्का एक पीसी होता है। अगला जो है उसको हम टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर क्या है ये जानते हैं। आइए, टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान है, किंतु पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की भिन्नता से दोनों में अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं। यानी टैबलेट एक तरह से टच स्क्रीन पीसी होता है। इस पर हम बिना किसी कीबोर्ड या माउस की द्वारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम नोटबुक पर ऐसा नहीं कर पाते। तो चौथा प्रकार हमने देख लिया टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। अगला जो प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर का वो देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवा जो प्रकार है इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, सीपीसीटी कई बार पूछ चुकी है, तो अच्छे से याद रखेंगे। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए। यह डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता है। इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, पता आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, पीडीए की फुल फॉर्म जरूर याद रखें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये सीपीसीटी ने कई बार पूछा हुआ है। तो 5 प्रकार हो गए। छठवां प्रकार है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? यह अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर को एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। वर्क स्टेशन भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। इसमें कुछ तकनीकी ज़्यादा होती हैं, ग्राफिक्स से संबंधित कार्य ज़्यादा होते हैं, तो इसके हम बोलते हैं वर्क स्टेशन। हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर ही। तो अभी तक हमने 5 प्रकार देख लिए हैं माइक्रो कंप्यूटर के, और माइक्रो कंप्यूटर हम आकार के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा आकार के आधार पर वर्गीकरण, उसमें हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर में हमने 5 प्रकार पढ़े। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए।
अब चूंकि हम आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर देख चुके हैं और माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं आकार के आधार पर दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है मिनी कंप्यूटर, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मिनी कंप्यूटर क्या है वो देखें। मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण से ये व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाए जाते। यानी हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ना कि मिनी कंप्यूटर। हर एक छोटी सी बात ध्यान देने लायक है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम जो कंप्यूटर घरों में इस्तेमाल करते हैं सामान्य उद्देश्य के लिए वो किस टाइप का कंप्यूटर है। तो याद रखेंगे वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर हम समझ गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर से कार्यक्षमता और कीमत दोनों में ये ज्यादा होता है और इसको हम जनरली पर्सनल यूज नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटरों में एक खास बात और होती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि इस प्रकार के कंप्यूटरों पर यानी मिनी कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। यानी जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इन पर हम एक साथ एक से अधिक यूज़र को बिठा सकते हैं और वो अलग अलग काम भी कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड यानी गति 10 से 30 MIPS यानी मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। इसके उदाहरण हम लोग याद रखेंगे सभी। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। HP 900, राइस 6000, सॉरी HP 9000 था, राइस 6000, बुल HN DPX2 और AS 400। नाम बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल सीधे ही नाम पूछ रहे हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर से क्षमता और आकार में बड़े होते हैं। ठीक है साथियों, जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं इन्हें अच्छे से याद करें। ये सामान्य उद्देश्य के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ये मल्टी यूज़र होते हैं और एक समय में इन पर अधिक लोग काम कर सकते हैं, साथ ही अधिक कार्य भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा माइक्रो, हम पढ़ चुके हैं मिनी। अब थर्ड हम पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखें स्क्रीन पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर कार्यक्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियों या बैंक या सरकारी विभागों में एक सेंट्रल कंप्यूटर यानी केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता यानी यूज़र प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए साथियों, होता क्या है कि जैसे बैंक है, रेलवे है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है जो सभी डाटा को इकट्ठा करता है, लेकिन उसका प्रयोग एक सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में हम करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसको चलाने के लिए हम नोड का इस्तेमाल करते हैं, तो नोड शब्द भी भाई कंप्यूटर ही है। नोड का मतलब है कि इस सेंट्रल कंप्यूटर मेन कंप्यूटर से कुछ दूसरे कंप्यूटर जुड़े होते हैं जिनसे हम डाटा इसके अंदर पहुंचाते हैं। उस सहायक कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतान का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने आदि कार्यों में किया जाता है। तो याद रखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसके उदाहरण जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्रे 1, CDS साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवेक 1110 आदि। ये सारे होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखेंगे ये एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, आकार में मिनी और माइक्रो दोनों से बड़ा होता है, कार्य क्षमता में भी बड़ा होता है।
तो ये हमने पढ़ लिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला जो प्रकार है आकार के आधार पर वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रहण क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार कमरे के बराबर होता है। विश्व का सुपर कंप्यूटर जो पहला बना था, इसको आपको याद रखना है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया। इसका नाम था क्रे 1। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, अच्छे से इसको याद करें। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया। इसका नाम था क्रे 1। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। इसका विकास किसने किया था? सीडेक कंपनी ने किया था। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। ये हमें याद रखनी है। जितने भी फैक्ट मैंने अभी हाईलाइट किए हैं ये आपको याद रखने हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में बनाया गया जिसका नाम था क्रे 1। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? इसका नाम है परम। बनाया था सीडेक कंपनी में। और परम का एक और अच्छा रूप आ गया है, एडवांस वर्जन आ गया, इसका नाम है परम 10,000। आइए जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा वीडियो का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में रिसर्च व खोज करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर इन जगहों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके साथ ही सुपर कंप्यूटर के उदाहरण भी आपको दिए हैं। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पहला है परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, NEC 500 आदि। ये सारे उदाहरण हैं आपके सुपर कंप्यूटर के। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको पढ़ते चलें। सुपर कंप्यूटर के नाम डायरेक्ट भी पूछ लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि आकार के आधार पर सबसे पहले हमने सीखा माइक्रो, फिर मिनी, उसके बाद हमने सीखा मेन फ्रेम और फिर हमने सीखा सुपर कंप्यूटर। तो ये हमने देख लिया है आकार के आधार पर। चलिए किसी दूसरे प्रकार के आधार पर हम समझते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण की। तो देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। तो उद्देश्य के आधार पर हमने कंप्यूटरों को दो भागों में ही बांटा है। पहला जो प्रकार है उसका नाम है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, यानी जो सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा हम दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, उन्हें छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार कर सकते हैं आदि सामान्य कार्य इनसे किए जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यानी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर है इनका उपयोग हम कई जगह करते हैं, किसी विशेष कार्यों के लिए करते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन आदि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्य के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण हम विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।
तो उद्देश्य के आधार पर दो हमने पढ़ लिए हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की अनुप्रयोग के आधार पर। और यहाँ से एग्जाम में जरूर सवाल निकलता है, ध्यान से पढ़िएगा। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। इन प्रकारों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। चलिए समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब यानी प्रेशर, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग इन सब चीज़ों में किया जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। इसके उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र आदि। स्पीडोमीटर आप सभी ने देखा ही होगा, हमारी गाड़ियों में जो स्पीड बताता है, मोटरसाइकिल में या कार में, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और कई बार पेपर में पूछा गया है कि स्पीडोमीटर किस तरह के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो याद रखेंगे एनालॉग कंप्यूटर का। आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो थर्मामीटर क्या करता है, हमारे ताप को चेक करता है और उसका रीडिंग देता है हमें नंबर में। तो उसका इनपुट क्या था, उसका इनपुट ताप था। तो ताप, दाब, गति आदि को नापकर जो डिजिटल रूप में यानी संख्या के रूप में जो मान देते हैं, उन्हीं कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। तो इनका जो इनपुट होता है वो ताप, दाब, लंबाई, स्पीड ये होता है। ठीक है, ऐसे कंप्यूटरों को हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर हम एनालॉग कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और दूसरा जो प्रकार है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है जानते हैं, पढ़िएगा। अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा को, प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन क्षेत्र में बड़े रूप में किया जाता है। यानी साथियों, हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनालॉग नहीं है। अपने घरों में जो हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो इसके उदाहरण आप देख ही पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर आदि। तो ये सभी प्रकार के हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, याद रखेंगे, एनालॉग हम पढ़ चुके हैं और डिजिटल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अनुप्रयोग के आधार पर तीसरे प्रकार के कंप्यूटर में। तो एनालॉग हम पढ़ चुके हैं, डिजिटल हम पढ़ चुके हैं, और तीसरे प्रकार का जो कंप्यूटर है अनुप्रयोग के आधार पर वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ खास नहीं है, ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग के गुण भी हों और डिजिटल के गुण भी हों, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हों, अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप से बने कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन आप इसको ध्यान रखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यानी हम जो मेडिकल लाइन में इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं कंप्यूटरों का, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ईसीजी और डायलिसिस मशीन्स, सीटी स्कैन मशीन आपने देखी होगी, ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, तो एक्सरे देखी होगी। ये सब उदाहरण है किसके, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है साथियों, तो ये हमने पढ़ लिए हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण किसके आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है साथियों,
साथियों, अभी तक हम कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर चुके हैं। पहला आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर और तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर, जिसमें अनुप्रयोग के आधार पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, तो याद रखेंगे। अब कंप्यूटर के प्रयोग होते कहाँ कहाँ हैं, ये हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप सब भी जानते ही हैं कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, वायुयान रेलवे आरक्षण में, इसके अलावा बैंक क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में और भी। इसके अलावा भी जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वाणिज्य क्षेत्र में, इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। कहने का मतलब ये है कि आजकल कंप्यूटर शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रहा हो जहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कंप्यूटर के प्रयोग होने के क्षेत्र हैं, हमें सभी को पता ही है, तो ज़्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। यहाँ पर हम CPCT और बैंक, पटवारी आदि सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो लगातार वीडियोस देखें और कम से कम 2 बार वीडियो को देखें रिपीट करके, चीज़ें तभी समझ में आएंगी। और जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर तो हम इससे बेहतर ढंग से समझेंगे ही, नो डाउट, पर कोशिश पूरी करें कि आपको यहीं बेहतर ढंग से समझ में आए। और कोई आपको सुधार करना हो, कहीं सुधार करने की ज़रूरत हो वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, भविष्य में उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।